ओके, सो लास्टली हमने देखा था टॉपिक कि कैसे और से फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो हमने बोला था कि कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट, देन प्रेशर कैन अफेक्ट, टेम्परेचर कैन अफेक्ट। ओके, एंड कंसंट्रेशन के लिए हमने ऊपर से समझ लिया था कि कैसे कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है। ऊपर से मतलब डीपली समझा था। ओके, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए थे, बट एक एग्जाम्पल से अच्छे से डीपली समझ लिया था। एंड हमने उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी देखा था और बोला था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल। ओके, सो लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? एकदम थम्सअप देसी लैंग्वेज में बताए, मतलब कि जो हम कर रहे हैं, मतलब जिस वजह से इक्विलिब्रियम अनइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो रहा है, उससे ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंस का बढ़ा दिया तो प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगी जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस कम हो जाए। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दिया तो प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगी सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब उससे उल्टा होने का स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद हमने एग्जांपल्स भी देखे। नाउ बुक में से अगेन दूसरे एग्जांपल्स आल्सो वी आर गोइंग टू सी। सो यही है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, कि अगर कंसंट्रेशन में हम चेंज करें तो जो इफेक्ट होगी वही चीज बताई है मुझे। इन जनरल व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, Le-Chatelier's principle predict that, वही प्रिडिक्ट करता है क्या? The concentration stress of an added reactant or product is relieved by net reaction in the direction that consumes the added substance। मतलब कि कुछ चीज हमने ऐड की, रिएक्टेंट ऐड किया या तो प्रोडक्ट ऐड किया, तो प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगी जिससे कि वो जो ऐड किया है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। ओके, the concentration stress of a removed reactant or product is relieved by the net reaction in the direction that replenishes the removed substances। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने ऐड करने की बात की थी, अभी नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किस चीज को ले लिया, ऐड नहीं किया, रिमूव किया, तो प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगी जिससे कि वो जो रिमूव किया है वो वापस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, मतलब ऐड हो जाए। अंडरस्टूड? वही चीज समझाई है। Then say when concentration of any of the reactants or products in a reaction at an equilibrium is changed, मतलब concentration तुम reactant का चेंज करो या प्रोडक्ट का चेंज करो, एंड दैट टू कैसे भी चेंज करो, या तो ऐड करो या तो रिमूव करो, जो करना है करो। बट कुछ भी किया तुमने, कुछ भी इक्विलिब्रियम रीच हो गया और उसके बाद तुमने उंगली की, मतलब कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस so as to minimize the effect of concentration change। मतलब कि रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी जिससे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है वो सबसे कम आए। मतलब तुमने रिएक्टेंट ऐड किया तो चेंज हो गया सब कुछ, तो रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी सो दैट वो जो चेंज है वो क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। चेंज हमेशा मिनिमम होगा वेदर यू ऐड और रिमूव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बट चेंज जो है वो हमें ज्यादा चेंज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो चेंज होगा दैट मींस ऑन डिस्टर्ब्ड कंडीशन है। सो चेंज नहीं होगा मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम के नजदीक। अंडरस्टूड? तो वही चीज बता रहे हैं। लेट अस टेक द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन हमें गिवन है कि भाई H2 और I2 वाली रिएक्शन गिवन है, सो उसमें से ट्वाइस HI हो रहा है। इफ H2 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, ओके, मतलब ये हमें गिवन है कि H2 प्लस I2 that will give twice HI। ओके, तीनों तीन कौन से फेज में है? गैसियस फेज में। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमने समझा वही क्या, कि if H2 is added, H2 is added, okay, in or H2 is added, अगर so if H2 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो Le-Chatelier's प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो जाए, क्योंकि अभी बढ़ गई है ना, तो उसका ऑपोजिट होगा, कम हो जाए। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कब होगी? जब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएंगे तो रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो वही चीज है। देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयरिन H2 इज कंज्यूम्ड। मोर ऑफ
H2 कंज्यूम, वही केस में आगे बढ़ेगा जैसे कि H2 कंज्यूम होता है। H2 कहाँ कंज्यूम होगा? फॉरवर्ड में H2 कंज्यूम होगा। More of H2 and I2 react to form HI and finally the equilibrium shifts in the forward direction, right direction. Simple है. This is in accordance with the Le-Chatelier's principle, which implies that, फिर से Le-Chatelier को लिख देना है। जितनी भी बार एग्जाम्पल लो तो उसमें Le-Chatelier लिख दो, तो उनको भी अच्छा लगेगा एज वेल एज हमारा भी रिवाइज हो जाएगा, पेज भी बढ़ जाएगा। ओके, so which states that implies that in case of addition of a reactant or product, a new equilibrium will be set up in which the concentration of the reactant or product should be less than what it was after the addition but more than what it was in the original mixture। मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में जितना था उससे तो ज्यादा ही होगा, लेकिन जो हमने एडिशन किया है वो एडिशन की वजह से जितना ज्यादा हो गया था वो क्या करने की ट्राई करेगा? कम करने की ट्राई करेगा जब हम ऐड करेंगे। तब जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा? मतलब ये समझ गए ना, जैसे कि पहले इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है से 2, 2 and 5, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब हम H2 ऐड कर रहे हैं, H2 ऐड करेंगे तो ऐसा समझो कि ये 5 हो गया, ये तो जितना था उतना ही है, तो 5 2 हो गया और ये 5 है, ऐसा। ओके, जो है वो, लेकिन हमने H2 ऐड किया तो ऐसे हो गया। अब ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कहाँ था? इक्विलिब्रियम यहाँ पर था। अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया मतलब H2 बढ़ गया। H2 बढ़ गया तो H2 कम होने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। H2 कब कम होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आगे बढ़ेगा तो इसकी क्वांटिटी अब चेंज हो जाएगी और इसकी भी क्वांटिटी अब चेंज हो जाएगी। सो अब ये जो डिफरेंस है वो सपोज ऐसा हो गया कि से 3 एंड से 3 एंड से 6 ऐसा हो गया। ओके, अब सपोज इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो कहने का मीनिंग क्या है कि 2 से ये 3 तो बड़ा है, लेकिन ये जो 5 था, ओके, जब एडिशन किया था तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उससे तो कम है ना, ऐसा कह रहे हैं सेंटेंस। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी गिवन है। क्या ग्राफ गिवन है? तुम रोज 4:30 बजे आते हो, मुझे फिर पापा को बताना पड़ेगा। आधे घंटे की स्टडी तो ऐसे ही चली जाती है तुम्हारी। चलो, तो क्या है? HI है, H2 है और I2 है, वही चीज है, मतलब दिस इज द केस। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? ये दोनों कंज्यूम होंगे और ये बढ़ते जाएंगे। ओके, सो देखो H2 I2 स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर HI तो कुछ होगा ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन किसके होंगे? H2 और I2 के, इसलिए वो लोग ज्यादा है। ओके, अब क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब कि यहाँ इक्विलिब्रियम रीच हुआ है यहाँ पर। ओके, सो ये इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, तो इक्विलिब्रियम रीच होने तक क्या हो रहा है? H2 I2 ये पूरा इक्विलिब्रियम बताया गया है, तो इक्विलिब्रियम में तो कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, रेट क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम जब रीच हो गया तब रेट क्या हो गए? कांस्टेंट। अब ये पॉइंट पर तुम कुछ ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे थे हम? H2 ऐड कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम से अब H2 ऐड कर रहे हैं तो ये H2 बढ़ गया। ओके, H2 बढ़ गया, अब वापस प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो कम हो, H2 कम होगा और ये I2 तो नहीं बढ़ा है, तो I2 जितना था वहीं से कम होना शुरू हो जाएगा और फिर एक पॉइंट आके इक्विलिब्रियम रीच करेगा। और HI का क्या होगा? HI जितना था उतना तो है ही, लेकिन और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। मतलब जो सेंटेंस में हमने सब कुछ समझा वही चीज क्या है यहाँ पे बताई गई है। यहां से यहां कैसे आए वो ये ग्राफ में गिवन नहीं है, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम है ये, तो इक्विलिब्रियम से ही हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है। ओके, इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी, मतलब तीनों के कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहे। क्यों? इक्विलिब्रियम में तो कैसे चेंज होंगे? अदरवाइज तुम्हें वो भी करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, सो सपोज ये क्या है मेरा? से H2। ओके, तो H2 क्या होगा? ऐसे करके कम होगा। डन। और फिर मैंने क्या ले लिया? दूसरा I2 ले लिया, तो I2 लेते हैं, ये मेरा है से I2, तो I2 भी क्या हो रहा है? ऐसे करके कम हो रहा है। डन। और फिर HI है, तो HI तो 0 है भाई, HI 0 है, तो उसको तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये है HI एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे H2 का ये कॉन्सेंट्रेशन है, I2 का ये, और HI का तो कुछ है ही नहीं इसलिए 0। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा और ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। डन।
अब ये सपोज दिस पॉइंट, ये पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ये पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे तो फिर ऐसे सीधा रहेगा। ओके, ये भी क्या रहेगा, ऐसे सीधा रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, ऐसे सीधे रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये जो ग्राफ हमें गिवन है वो यहां से गिवन है, समझे? देखो ओके, बट उससे पहले का तुम्हें ड्रॉ करना हो तो कर सकते हो, ऐसा होगा, नहीं करना हो तो यहीं से। लेकिन यहाँ पर तो हम एडिशन से क्या हो रहा है वो बताने वाले हैं। तो एडिशन हम कब कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद। तो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे रीच हो गया है, ऐसा हमने बता दिया। अब एडिशन कर रहे हैं, अब सपोज इसके आगे ड्रॉ करना है तो किसका एडिशन कर रहे हैं, H2 का एडिशन कर रहे हैं, H2 का एडिशन कर रहे हैं, तो फिर H2 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये H2 बढ़ा दिया, ये H2 बढ़ा दिया। ओके, अब H2 बढ़ा दिया, अब बढ़ा हुआ H2 I2 के साथ रिएक्ट करेगा और ऐसे करके कम होगा, और ये I2 तो बढ़ा है नहीं है तो वहीं से कम होगा ऐसे। ओके, और ये तो और बढ़ता जाएगा आगे, ये रहा। अंडरस्टूड। ग्राफ समझना है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि तुम डिट्टो कॉपी पेस्ट ड्रॉ करके आ जाओ, समझ के ड्रॉ करना। अंडरस्टूड। ओके, चलो। The same point can be explained in terms of the quotient। quotient जो हम फाइंड करते थे, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले, ओके, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? QC फाइंड कर लिया, QC विल बी व्हाट, QC विल बी ट्वाइस HI था, तो HI का स्क्वायर डिवाइडेड, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं इन टर्म्स ऑफ P आएगा क्योंकि तीनों तीन गैसियस फेज में है, बट हम लिख रहे हैं ऐसे, एंड देन से H2 एंड देन I2। ओके, अब QC की कोई वैल्यू मिलेगी। इफ QC इज लेस देन KC, दैट मीन्स व्हाट, कि प्रोसेस आगे बढ़ेगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये तो हमने देख ही लिया है। ओके, so addition of hydrogen at equilibrium results in the value of QC being less than KC। मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए तब तो क्या होता है, QC इज इक्वल टू KC होता है, जब रीच हो जाए तब। तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब QC इज इक्वल टू KC है। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो QC या तो KC से बढ़ जाएगा या तो KC से कम हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन QC का फॉर्मूला क्या है ये। अब तुम एडिशन क्या किए, हाइड्रोजन, मतलब तुम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए QC की वैल्यू KC से ना रहकर कैसी हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, और अभी उससे कम हुई तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड। ये तो हम देख चुके हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है चिराग? कल क्यों नहीं आए? ओके, चलो। So thus in order to attain equilibrium again reaction moves in the forward direction। तो equilibrium फिर से forward direction में जाएगी। Similarly we can say that removal of product also boosts the forward reaction and increases the concentration of the products, and this has the great commercial application in case of the reaction। तो बोल रहे हैं अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया था एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ने लगी। लेकिन हम एडिशन ऑफ रिएक्टेंट ना करके रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, H2 थ्राइस H2 प्लस N2 दैट विल गिव ट्वाइस अमोनिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब प्रोसेस उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तब। तो इंडस्ट्री में ऐसा किया जाता है, थोड़ा भी बढ़ा निकाल लो, थोड़ा भी बढ़ा निकाल लो, थोड़ा भी बढ़ा निकाल लो, सो दैट वो आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री में क्या सोचेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच ही ना, क्यों? क्योंकि ये सारा यूज होता रहेगा। इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब पर्टिकुलर H2 और N2 वहां पड़े रहे, अब उसका यूज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुमने अमोनिया निकाल दिया तो उसका यूज वापस शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? वैसे दूसरी एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, CaCO3
उसका फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, तो बनेगा CaO प्लस CO2। तो अगर तुम्हें CaO चाहिए ज्यादा, ओके, तो तुम क्या करोगे, वो जो कंटेनर है उसमें से CO2 ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल लोगे। CO2 निकाल लोगे मतलब लॉस एटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रिमूव किया, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम हुआ, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ने की डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड होगा तब। तो फॉरवर्ड चालू ही रहेगा और तुम्हें ये मिलता ही रहेगा। जितना भी CO2 है वापस निकाल लिया, बनता ही जाएगा और तुम ये कैल्शियम ऑक्साइड निकालते जाओ। यहाँ पे कहाँ गया एमोनिया निकालते जाओ। तो वैसे हम लॉस एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हैं और से प्रोडक्ट ज्यादा गेन कर सकते हैं। मोर यील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड। डन, ओके। In case of manufacture of ammonia, देखो यही एग्जांपल आया। Ammonia is liquefied and removed from the reaction mixture so that the reaction keeps moving in the forward direction. Similarly, again ये देखो, अरे गुड, चलो। Similarly, in the large scale production of CaO, जब CaO तुम्हें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना हो, अगेन सेम एग्जांपल कि CaCO3 जो है उसका हम डिकम्पोजिशन करेंगे। सो कांस्टेंट रिमूवल ऑफ CO2, कंटिन्यूअसली तुम कांस्टेंट रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द किल्न ड्राइव्स the reaction to completion. It should be remembered that continuous removal of a product maintains QC at a value less than Kc. मतलब continuously तुम अगर removal of product कर रहे हो तो QC continuously कम होगा। QC कम होगा Kc से तो डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रहेगी continuously, and the reaction continues to move in the forward direction. Understood? तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को ही एक एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है। अगेन है वही चीज लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट एग्जांपल्स। मतलब जस्ट इमेजिन तुम्हें नीट JEE में सिर्फ रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ओके, कि रिएक्शन क्या करो, कंप्लीट करो। और MCQ में भी पूछेंगे तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, कौन सा सही है, ओके, लाइक दैट। बट जनरली वो कौन से सही है से ज्यादा 1 मार्क में पूछते हैं विदाउट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। ये और ये इकट्ठा किया क्या बनेगा, तो उसमें तुम्हें ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, मैं हेबर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन हेबर प्रोसेस का है, नहीं। वो तो सिर्फ बोलेंगे N2H2 इकट्ठा किया तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 है तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, लाइक दैट। तो that one thing you can do, okay, to clear next year you are going to give say NEET and JEE, okay, so उस टाइम के लिए अभी से अगर प्रिपेयर करो तो क्या कर सकते हो तुम, 11th की केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी बुक में गिवन है, जो बुक वैसे तो ज्यादा हो जाएंगे अगर इफ यू कैलकुलेट एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल, बट एटलीस्ट जो एग्जाम्पल में भी गिवन है इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल और जो चैप्टर में जो आते हैं, जैसे कि ये चैप्टर में आया हुआ इक्वेशन कहलाएगा, तो वैसे इक्वेशन सारे लिखोगे और कंटिन्यूअसली याद करते रहोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मतलब तुम सोचोगे कि शायद तुमने ये मेहनत की, तुमने रोज आधा घंटा किया, तब जाके 15 दिन 1 महीने में सारे इक्वेशंस रिमेम्बर कर पाए, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं देगा, बट ये कंपाउंड इफेक्ट देगा, बहुत ज्यादा बड़ी इफेक्ट देगा। कब, जब तुम 12th में आओगे तब, फिर वहां पे, और वहां पर भी सेम एक्टिविटी करनी है, ओके, कि जो 9th के कंटिन्यूअस, सपोज एक बुक बन गई छोटी सी 9th के इक्वेशन की, फिर 10th की भी उसके आगे ही बुक पेजेस हो तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज वैसी ही छोटी बुक बना दो, कंटिन्यूअसली रीड आउट करते हो। दैट थिंग यू शुड डू, ओके। अभी जैसे बोर्ड में 10th और 12th में वो होगा क्या से शेड्यूल, और वो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे स्कूल में, हो गया है ऑलरेडी, बट तुम्हें तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें तो रेगुलर स्टडी ही शुरू है, ओके। सो एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर दिस वे, ओके, सो दैट। और हमारा ट्यूशन क्लास हम सब ने, मतलब तुम लोग लेट ज्वाइन हुए थे तो क्लास भी हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था, अदरवाइज आई थॉट कि जब 10th स्टार्ट किया था 3rd of April को, उसी टाइम पे स्टार्ट कर दे, बट यू ऑल वेटेड टिल दी
रिजल्ट्स। ओके, दिस ईयर ऑल्सो आई थिंक मैं ऐसा विश तो नहीं करता, बट मैं उनको बताते रहता हूँ कि डोंट वेट फॉर रिजल्ट, अदरवाइज अगर फिक्स है साइंस लेना है देन सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, दैट इज द थिंग। ओके, जैसे हमने स्टार्ट लेट किया, ओके, अब 11th लेट किया, तो फिर ऐसा समझो कि 11th का सिलेबस हमारा मई में खत्म होगा, तो हम मई तक तो 12th पढ़ेंगे नहीं, ऐसा रिस्क तो हम ले नहीं सकते भाई। ओके, तो 12th तो जब स्टार्ट होना है वो टाइम पे स्टार्ट ही हो जाना, फिर 11th का जो भी जितना भी होगा तो वो जो बीच बीच में आता रहेगा तब हम लेते रहेंगे। ओके, बट जो हमारा मेन स्टडी है, ओके, बोर्ड की एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है वो तो, बट क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया। ओके, अगर देखो जैसे 3 अप्रैल को 10th स्टार्ट हो गया तो 10th क्लास का मैथ्स पूरा खत्म हो गया है, इंग्लिश कल का पूरा खत्म हो गया है, एक पेज बाकी है, आज पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट तो खत्म हो गए, इन नवंबर एक खत्म हो गया, दिसंबर में एक खत्म हो जाएगा, और साइंस का एक ही चैप्टर बाकी है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसमें भी इवोल्यूशन निकल गया है, तो सिर्फ हेरिडिटी है, 6 पेजेस है, वो भी टेक्स्ट बुक में। ओके, तो मैक्सिमम इट विल टेक 1 वीक मैक्सिमम। ओके, सो दिसंबर में साइंस भी कंप्लीट हो गया, बाकी रहा एसएसटी। दिस 1 मंथ कंप्लीटली हम एसएसटी ही पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा समझो कि बिफोर संक्रांति 14th ऑफ जनवरी पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड जस्ट इमेजिन कि 14th से लेके 14th फेब, ओके, तो 1 मंथ तो मिला, तो 1 मंथ में हम एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके, मतलब तुम्हें अब स्कूल सपोज जाना ना जाना, मोस्टली नहीं जाना होगा 10th के लिए बता रहा हूँ, या 12th के लिए भी, तो उस टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड में स्कूल जाना नहीं है, सेल्फ स्टडी ही करनी है, यहाँ पर टेस्ट रहेगा सपोज, तो तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं, तो वो सब प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलेगा जब रेगुलर स्टार्ट हो जाए तब। इस साल भी ऐसा था, रेगुलर स्टार्टिंग में सिर्फ 10th में दिशा थी, सिर्फ 3 अप्रैल को स्टार्ट किया तो सिर्फ 1 स्टूडेंट था, अभी 10 स्टूडेंट तो अभी हुए हैं, अदरवाइज जब स्टार्ट किया तो 1 ही स्टूडेंट था। बट जब रिजल्ट आएगा और स्कूल में जब फर्स्ट एग्जाम आएगी नवरात्रि के टाइम पे, तब जाके सब ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और सिलेबस कंप्लीट हो भी जाए भाई, पढ़ाने वाले तो पढ़ा देंगे, घुसना चाहिए ना दिमाग में। मैं भी अभी ऐसा चाहे तो हम 2-3 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दे, बट फिर अंदर घुसना चाहिए, इतना डिटेल में फिर नहीं जा सकते। ओके, सारे एग्जाम्पल नहीं, मैं फिर बोल दूंगा ये जो हमने पढ़ा कंसंट्रेशन रिमूव करना है, वही फंडा सारे एग्जाम्पल में लगेगा, लगा दो, दैट्स इट, खत्म। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो प्रैक्टिस करो और वो पे लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि 10th के लिए मैं डेली टेस्ट ले रहा हूँ, तुम्हारा भी स्टार्ट किया तो लिया था, फिर तुम्हारे स्कूल की एग्जाम एंड ऑन लोड बढ़ गया तो नहीं लिया, तुम्हारी बुक्स अभी भी मेरे पास है। इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ओके, वांट और नॉट। एग्जाम कब है तुम्हारी? कल खत्म होगी, कल के बाद खत्म होगी। सो आज है ट्यूसडे, मतलब थर्सडे खत्म होगी। सो वी विल स्टार्ट डेली टेस्ट फ्रॉम फ्राइडे से, और छोटे छोटे ही डेली टेस्ट होंगे कि मैं एक चीज तुम्हें लेके आ रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल तुम्हें प्रिपेयर करके आना है, दैट्स इट। उससे क्या होता है, डेली प्रिपरेशन तुम्हें करके आना पड़ेगा, नहीं किया लिखना है। अभी देखो वो लोग 2 दिन से उठक बैठक कर रहे हैं, लिख के आ रहे हैं 10-10 बार, 5-5 बार। ओके, तो हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, पढ़ के भी आना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी तो थोड़ा लगेगा कि नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा, ये तो वेस्ट हो रहा है, वैसे भी पढ़ना तो है ही अभी या बाद में, तो फिर उठक बैठक क्या है कि फिजिक थोड़ी बनानी है, करियर बनाना है। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो दूसरा एक एग्जांपल है Fe+3 + SCN थायोसाइनाइड विल गिव FeSCN+2। तो जस्ट एग्जांपल गिवन है कि भाई Fe+3 का कौन सा कलर होगा? येलो। SCN का कलर कौन सा कलर होगा? कलरलेस, एंड दैट इज डीप रेड। ओके, जो हमारा कॉम्बिनेशन कंपाउंड बना उसका डीप रेड कलर होगा। अब केसी फाइंड करें, तीनों के तीनों एक्वियस में है, लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन। Then a reddish color appears on adding 2 drops of 0.02 molar potassium thiocyanate solution. So potassium thiocyanate solution, JEE नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन डालने से रेडिश कलर दिखाई दे रहा है मिक्सचर में। ये एक ही कंटेनर में सब इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ऐसा समझो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब क्या है कि अगर तुम्हें येलो कलर दिख रहा है मतलब रिएक्टेंट क्या मीनिंग है? अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया है और रीच होने के बाद
तुम्हारा जो कंटेनर है ट्रांसपेरेंट है ग्लास का, तो तुम्हें येलो कलर दिख रहा है, उसका मीनिंग क्या है, और लाइट येलो कलर दिख रहा है, उसका मीनिंग क्या है। मतलब वो 3 केस वाला बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट अप्रिशिएबल अमाउंट में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बने हैं, या तो ज्यादा रिएक्टेंट यूज हुए हैं या तो कम रिएक्टेंट यूज हुए हैं। क्या पता चलेगा, इफ इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड और कलर है लाइट येलो और येलो, तो क्या पता चलेगा, ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो गया, कम रिएक्टेंट यूज हुआ, या अप्रिशिएबल अमाउंट में ब्रिटेनिया 50-50 जैसा यूज। कलर तो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट कलर किसका होगा, जो ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट का कलर होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का कलर होगा। दैट इज द थिंग। इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है और कलर मुझे मिल रहा है लाइट येलो। किसमें? इसमें इक्विलिब्रियम, यही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर हाँ, तो Fe3 है उसका ज्यादा हो। हाँ, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, हाँ। लाइट येलो कलर दिख रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब कि Fe+3 ज्यादा होगा, वो तो मैंने आंसर बोला और तुम बोल दिया। बट मेरा कहने का मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट प्रोसेस में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा यूज हुआ और ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, या रिएक्टेंट थोड़ा भी यूज हुआ ही नहीं और बहुत कम प्रोडक्ट बना। वो केस 3 केस देखे थे ना हमने, तो उसमें से कौन सा केस होगा अगर ऐसा कलर दिख रहा है तो? रिएक्टेंट बहुत थोड़ा ही यूज हुआ है, प्रोडक्ट कम बना। हाँ, रिएक्टेंट बहुत ही कम यूज हुआ है और प्रोडक्ट कम यूज हुआ तो प्रोडक्ट कम ही बनेगा। ओके, कम यूज हुआ है मतलब ज्यादातर रिएक्टेंट अभी भी पड़ा है, लेकिन ज्यादा यूज हो उससे पहले ही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया। समझ में आया? इफ द कलर इज नॉट लाइट येलो, ओनली लाइट, मतलब थोड़े कलरलेस जैसा हो गया, तो उसका मीनिंग क्या है? उसका भी सेम मीनिंग ही होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा यूज नहीं हुए। एंड इफ द कलर इज समथिंग लाइक पिंक और रेड, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा यूज हो गया और प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। डन? ये कलर से ऐसे पता चलेगा। अब हमने क्या किया है, पोटेशियम थायोसाइनेट डाल दिया है। क्या डाल दिया? इक्विलिब्रियम रीच हो गया। भाई ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने पहले Fe+3 डाला, फिर HCN डाला और फिर कुछ बना केमिकल रिएक्शन। वो तीन चीजें एक्वियस मीडियम में है और तीन इसमें है। कोई भी गैस नहीं है, कोई भी सॉलिड नहीं है, तीन इसमें है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे 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 करके क्या डाल रहा हूँ, पोटेशियम थायोसाइनेट डाल रहा हूँ। समझ में आया? अब क्या होगा देखो, तो पोटेशियम थायोसाइनेट डाल दिया टू 1 ml ऑफ 0.2 मोलर आयरन +3 नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ FeSCN+2। मतलब FeSCN+2 ये बना था। ओके, तो वो डाला, उसके बाद क्या हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर बिकम, आवाज करो भाई, ટેસ્ટ આપો કે વાંચો છો પ્રેક્ટિસ પણ વાંચીને ટેસ્ટ આપવાનો હતો, તો ટેસ્ટ આપો કે હજુ વાંચો ને એટલે દોરાઈ ગયું છે આ આકૃતિ દોરવાનું એવું પૂછતો હતો। નામ મેળવું તો થોડું અવાજ ઓછો કરો। મેડમે તો મને ટેસ્ટ કીધેલું, પ્રેક્ટિસ છે કે ટેસ્ટ છે? એટલે મને કહીને વાંચો, એટલે વાંચીને આવી ગયું। આ તો જેટલું આવડે એટલું લખો, ભાઈ એકબીજાને પૂછીને ડિસ્કસ નામ કરવાનું કેવું નહીં નથી ખબર, મેં અહીંયા બોલી ગયેલા ને બહાર બેઠા। So this equilibrium, अब क्या हुआ, रेड कलर becomes constant on एडेनिक इक्विलिब्रियम। मतलब जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो क्या हो गया, रेड कलर कांस्टेंट हो गया है। कौन सा कलर? रेड कलर। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट है अच्छी खासी क्वांटिटी में, डीप रेड कलर था ना उसका। ओके, दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन ईदर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस ऑफ एडिंग अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। The equilibrium can be shifted in opposite direction by adding reagents that remove Fe+3 और HCN ions. For example, देखो ये ऐसे, अब जो JEE नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, ये तुम्हें इक्वेशन लिख दिया जाएगा, Fe+3 + HCN that will give you FeSCN+2 and पूरा लिख दिया जाएगा। और अब बोल रहे हैं इसके अंदर ऑक्सोलिक एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ऑक्सोलिक एसिड। देखो आगे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सोलिक एसिड H2C2O4। ओके, ऑक्सोलिक एसिड H2C2O4 ये डाल दिया हमने। तो जो ऑक्सोलिक एसिड डाला रिएक्ट्स विद द Fe+3 आयंस, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जैसे ही ऑक्सोलिक एसिड डालेंगे, देखो
सिंपल वे में क्वेश्चन पूछना हो तो क्या बनेगा कि भाई मैं Fe+3 ऐड कर रहा हूं, तो कौन से डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी? फॉरवर्ड में। अगर मैं HCN डाल रहा हूं तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? HCN, फॉरवर्ड में बढ़ेगी। अगर मैं FCN, Fe+3, Fe+2 HCN वाला जो कंपाउंड बना है उसको रिमूव कर रहा हूं तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी प्रोसेस? श्योर? रिमूव कर रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूं, फॉरवर्ड ही बनेगी। ओके, यहाँ एडिशन करो या वहां रिमूवल करो, फॉरवर्ड ही बनेगी। सो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है कब? जब जो कंटेंट है वही कंटेंट में ऐड और रिमूव कर रहा हूं तो। लेकिन अब मैं वो नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं तो ऑक्सोलिक एसिड यूज कर रहा हूं, तो रिएक्टेंट में ना पहले ऑक्सोलिक एसिड था और ना ही प्रोडक्ट में ऑक्सोलिक एसिड था। समझ में आया? तो अब डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड में होगा या बैकवर्ड में। तो पता कैसे चलेगा? ये जो डाला वो तीन में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। हमारे पास ऑक्सोलिक एसिड डाला, ऑक्सोलिक एसिड कैन रिएक्ट विद दिस, कैन रिएक्ट विद दिस एंड कैन रिएक्ट विद दिस। तीन में से जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो, उसकी क्वांटिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कम हो जाएगा ना। जैसे कि Fe+3 है, अब मैंने ऑक्सोलिक एसिड डाल दिया तो वो उसके साथ मिल गया। दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में इसकी क्वांटिटी तो कम हो गई। ये जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ, ऑक्सोलिक एसिड वाला तो अलग ही है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है उसमें इसकी क्वांटिटी कम हो गई। ओके, तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई, मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी? इसकी क्वांटिटी कम हो गई, बैकवर्ड में आगे बढ़ेगी। अगर ऑक्सोलिक एसिड इसके साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ कम कर रहा है तो यहां से यूज हो गया मतलब यहाँ कम हो गया। ये कम हो गया तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? बैकवर्ड में ही आगे बढ़ेगी। अगर ऑक्सोलिक एसिड ने यहाँ रिएक्ट कर दिया तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो फॉरवर्ड। अंडरस्टूड? ये समझना था। दैट्स इट। So reacts with the Fe+3 ions to form stable complex ion FeC2O4 thrice -3, thus decreasing the concentration of Fe+3 aqueous। तो मतलब जो ये H2C2O4 जो हमने डाला वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Fe+3 के साथ। वही अकेला आयन तो था ना। ओके, सो Fe+3 के साथ। In accordance with the Le-Chatelier principle, the concentration stress of removed Fe+3 is relieved by the dissociation of। अब यहाँ Fe+3 कम हो गया तो इसका डिसोसिएशन होगा और इसमें से वापस Fe+3 बनना शुरू हो जाएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन। सो because the concentration of this decrease, the intensity of red color decrease। तो फिर हमें ये तुम्हें कौन सा बढ़ेगा कौन सा ना कम होगा वैसा ना पूछ के JEE में ये भी पूछेंगे कि भाई अगर मैंने ऑक्सोलिक एसिड डाला तो इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब, अब फाइनल कलर कौन सा होगा? पहले फाइनल कलर सपोज रेड कलर का था, दैट मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा था और रिएक्टेंट कम था और इक्विलिब्रियम रीच हो गया था। अब मैंने ऑक्सोलिक एसिड डाल दिया तो फाइनल कलर कौन से कलर का, फाइनल जो मिक्सचर है वो कौन से कलर का होगा? तो जस्ट इमेजिन हमने ऑक्सोलिक एसिड डाला, वो Fe+3 के साथ कनेक्ट हो गया, Fe+3 के साथ कनेक्ट हो गया मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कम हुए मतलब कि अब रिएक्टेंट बढ़ेंगे, उस डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी। रिएक्टेंट कब बढ़ते हैं? जब रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन हो तब। तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी मतलब प्रोडक्ट यूज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कलर रेड है, वो रेड कलर कम हो रहा है, यूज हो रहा है मतलब रेड कलर डिमिनिश होता जाएगा। समझ में आया? So that will be the question कि कौन सा कलर डिमिनिश होगा, किसकी इंटेंसिटी कम होगी वैसे। So decreases the intensity of the red color decreases। Addition of HgCl2। अब देखो ऑक्सोलिक एसिड डाला था H2C2O4, अब कुछ और डाल रहे हैं HgCl2, also decreases the red color। अब HgCl2 डालोगे फिर भी रेड कलर डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम के बाद, लेकिन ये Fe+3 के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है केमिकल रिएक्शन, वो HCN के साथ कर रहा है, कर तो रिएक्टेंट के साथ ही रहा है। ओके, सो बिकॉज Hg+2 रिएक्ट विद द HCN- आयन टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन HgSCN4-2, रिमूवल ऑफ फ्री HCN शिफ्ट द इक्विलिब्रियम एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट ऑन द अदर हैंड
increases the color intensity of the solution as it shifts the equilibrium to the right. मतलब कि पोटेशियम थायोसाइनेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इज द कलर इंटेंसिटी, मतलब रेड कलर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर गिवन थे. हमने H2I2 का एग्जांपल देखा, हमने अमोनिया का एग्जांपल देखा, हमने ये थायोसाइनेट वाला भी एग्जांपल देखा. अंडरस्टूड. तो डिफरेंट एग्जांपल बट है चीज सेम एकदम. अंगूठा छाप भाषा में क्या है कि जो चीज हम कर रहे हैं उससे उल्टा होगा. अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो रिमूवल होगा, अगर हम रिमूवल कर रहे हैं तो एडिशन होगा. दैट्स इट. ओके, अंडरस्टूड. तो ये था पहला जो इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. अब दूसरा देखते हैं which affect the effect of pressure change, मतलब प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इफेक्ट हो रहा है. अंडरस्टूड. चलो, तो अभी प्रेशर की वजह से इफेक्ट हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो हमारे पास है प्रेशर, मतलब PV इज इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं हम. ओके, अब प्रेशर हम कब यूज करते हैं जनरली. मेरे पास 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं और से फोर्स लगा रहा हूं तो किसका प्रेशर सबसे ज्यादा चेंज होगा फोर्स लगाने से. सॉलिड पे फोर्स लगा रहा हूं, लिक्विड पे और गैस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो किसका प्रेशर ज्यादा चेंज होगा, गैस का. ओके, दैट मीन्स हम करने भी क्या वाले हैं, गैस के लिए ही ये यूज करेंगे. तो जब हमारे गैस रिलेटेड मतलब सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस फॉर्म में हो, तब हम ये बात करेंगे PV. अब गैस फॉर्म में है तो PV इज इक्वल्स टू nRT हम लगा सकते हैं. अब हमें प्रेशर को चेंज करना है. प्रेशर को क्या करना है, चेंज करना है कि भाई प्रेशर बढ़ाना है या कम करना है. क्यों, क्योंकि हम तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ही देखना चाहते हैं. तो प्रेशर को बढ़ाए या कम कैसे कर, उसके लिए सपोज एक एग्जांपल दिखाता हूं कि सपोज ये हमारा पिस्टन है. ओके, तो दिस इज आवर पिस्टन. ओके, और यहाँ पे पूरा गैस भरा हुआ है. ओके, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ पे पूरा गैस भरा हुआ है और ये है P1, T1 और V1. यहाँ पर प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज कंप्रेशन कर रहा हूँ, मतलब पिस्टन को पुश कर रहा हूँ. सो पिस्टन आगे बढ़ेगा और पिस्टन सपोज यहाँ तक चला गया. डन. अब है P2, T2 एंड V2. क्या लग रहा है, क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा, P1 ग्रेटर देन P2 और लेस देन P2. P2 ग्रेटर देन P1 क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया है. टेम्परेचर भी इंक्रीज, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 और वॉल्यूम कम होगा, मतलब कि V1 ग्रेटर देन V2. वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ इतना था, यहाँ पे छोटा सा हो गया. तो अगर हम वॉल्यूम, अब देखो ये हमने किया, मतलब वॉल्यूम अगर तुमने कम किया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा. क्यों, PV इज इक्वल्स टू nRT है. नंबर ऑफ मोल्स भी सपोज तुमने कांस्टेंट रख लिए. अब P और V ये तो तीनों कांस्टेंट हो गए. सपोज टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं कर रहे, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया. ये भी नीचे जाएगा तो nRT/V हो जाएगा. ये तीनों को कांस्टेंट ले लिया तो P और V के बीच में क्या रिलेशन है, कांस्टेंट अपॉन V. ओके, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, कांस्टेंट अपॉन V, मतलब से 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कांस्टेंट अगर इक्वल टू रखेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनलिटी साइन है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V. मतलब कि V अगर बढ़ाओगे तो P क्या होगा, कम, और V कम करेंगे तो P क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. तो हम जो बोल रहे हैं ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, तो हमें प्रेशर चेंज करना पड़ेगा. तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं 1 बार प्रेशर है 10 बार कर दो. एटमॉस्फेयर प्रेशर 10 बार करना मतलब कितनी हैवी चीज है, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा. ओके, सो वैसा हम नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली करेंगे कि अगर मुझे प्रेशर बढ़ाना है तो मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम कम कर दूंगा. कि भाई ये रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब एक छोटे से बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे. वॉल्यूम कम कर दिया, पहले पूरे रूम में गैस था, अब छोटे से बॉक्स में गैस है, मतलब वॉल्यूम कम हुआ मतलब उसका प्रेशर बढ़ गया. अंडरस्टूड, समझ में आया. तो ऐसे हम प्रेशर को चेंज करेंगे. स्टार्ट करते हैं. A pressure change obtained by changing the volume can affect the yield of the products in case of gaseous reactions where the total number of moles of gaseous reactants
and the total number of moles of gaseous products are different. Okay, then in applying the Le-Chatelier's principle to a heterogeneous equilibrium कब, जब एक से ज्यादा फेज हो तब. Okay, so the effect of pressure changes on the solids and liquids can be ignored. भाई सॉलिड लिक्विड को तो हम ऐसे ही इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ प्रेशर की बात हो रही है, और प्रेशर जैसे हमने बोला था जब हम केपी यूज कर रहे थे तब भी हम प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को नहीं लेते थे. ओके, तो वही चीज है, इग्नोर्ड बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन और लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. अब एग्जांपल देखते हैं. CO plus 3H2 that will give CH4 plus H2O, मीथेन बन रहा है. देखो, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस that will give you methane and water. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, here 4 mole of gaseous reactants. gaseous reactants कितने हैं? gaseous सभी हैं. तो रिएक्टेंट के कितने हैं? 4 moles, 1 plus 3. यहाँ पे कितने हैं? 1 plus 1, तो मतलब कितने हैं? 2. डन. अब ध्यान से, हाँ थोड़ा ध्यान से. So 1 plus 2, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. सपोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देखो P V इज इक्वल्स टू NRT था. अगर मुझे P और N की बारे में बात करनी हो तो P इज इक्वल्स टू N, और ये इसको अलग लिखते हैं RT by V. डन. ये कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. वो तो कांस्टेंट ही है. डन. ओके, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. मतलब तुमने P बढ़ाया, P कैसे बढ़ाया? वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम किया तो P बढ़ा मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़े, या P कम किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कम हो गए. अंडरस्टूड? ओके. सो सपोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर kept in a cylinder fitted with a piston at constant temperature is compressed to 1/2 of its original volume, then the total pressure will be doubled. ये कैसे? भाई सिंपल है कि अगर ऐसा समझो PV इज इक्वल्स टू NRT है, N और R को कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे क्या है? T. ओके, तो प्रेशर मैंने ले लिया सपोज 2 बार, वॉल्यूम मैंने ले लिया 400 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 800 केल्विन. डन. ओके, ये कितना था? 2 बार, ये कितना था? 400 मीटर क्यूब. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, द टोटल प्रेशर, नहीं आगे क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है. तो अब क्या बोल रहे हैं, इट इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. मतलब वॉल्यूम जो था उसका क्या कर दिया हमने? 1/2 हाफ कर दिया. तो 400 का क्या इतना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. ओके, देन प्रेशर विल बी ऑलमोस्ट डबल. भाई प्रेशर डबल ही होगा ना, ये तो कांस्टेंट है. मेरा आंसर क्या लाना है मुझे? 800. और यहाँ पे क्या है? प्रेशर. तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 0 0. तो ये कितना आ गया? 4. तो डबल ही तो हो गया, पहले 2 था और 4 हो गया. सिंपल चीज है. ओके, the partial pressure and therefore the concentration of reactants and products have changed and the mixture is no longer at equilibrium. मतलब कि जैसे ही हमने उंगली की, सपोज इक्विलिब्रियम रीच हो गया. इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद मैंने क्या किया? वॉल्यूम कम कर दिया. वॉल्यूम कम कर दिया मतलब क्या किया मैंने? प्रेशर बढ़ाया. अंडरस्टूड? मतलब अनडिस्टर्ब बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब हो गया. इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो अब हम आगे देखते हैं, नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम. नाउ डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन गोज टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम कैन बी प्रिडिक्टेड बाय अप्लाइंग Le-Chatelier. फिर से Le-Chatelier मैंने कल बताया था कि भाई जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो Le-Chatelier आएगा. सिंस प्रेशर हैज डबल्ड, प्रेशर डबल हो गया है. प्रेशर डबल हो गया है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए, क्योंकि P एंड N तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. तो प्रेशर डबल हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए. सो has doubled, the equilibrium now shifts in the forward direction, a direction in which the number of moles of the gas or pressure decreases. Okay, no pressure is proportional to moles. मतलब देखो हुआ क्या है एक्चुअली, हमने प्रेशर बढ़ाया मतलब N भी बढ़ गया. N क्या हो गया है? बढ़ गया है. अभी N क्या करना है? हमें कम करना है. अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो
और यहां से यहां जाएंगे तो इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड। अभी हमने प्रेशर को बढ़ाया, कैसे? वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो एन भी क्या हो गया? बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, मतलब हमारा लॉस एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमें करना क्या है, मतलब रिएक्शन क्या करेगी? हमें कुछ नहीं करना, हमने तो उंगली कर दी। अब रिएक्शन क्या करेगी? नंबर ऑफ मोल्स कम करने का ट्राई करेगी। बढ़ तो गए ऑलरेडी, हमने उंगली की इसलिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने की डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। अब नंबर ऑफ मोल्स कम कौन सी डायरेक्शन में हो रहे हैं? देखो, यहां से यहां जाए तो कम हो रहे हैं और यहां से यहां जाए तो बढ़ रहे हैं। तो कम होने की डायरेक्शन कौन सी है? ये फॉरवर्ड। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ो। समझ में आया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं अगेन जेड वाली नीट में कि ऐसा ही कोई एग्जांपल तुम्हें गिवन है और तुमने मतलब एकदम इनडायरेक्टली पूछेंगे कि भाई से चलो मैं कुछ बनाऊं। देखो क्या बोल रहे हैं, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने एक इनपुट तो दे दिया, क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द वॉल्यूम इज डबल्ड। वॉल्यूम इज डबल्ड, ओके। देन in which direction reaction will take place so that equilibrium will be reached। ऐसा कोई क्वेश्चन बना दो। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या है? कौन सी डायरेक्शन, और इनपुट क्या है? दिस। बस ऐसे जे नीट में ऐसे। अब जैसे मैंने कल बताए थे कई क्वेश्चन, भाई क्या कोई वैल्यू ही नहीं है एक वैल्यू है आइसोथर्मल, दूसरी वैल्यू है कि डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, और अब पूछ रहे हैं कि कैसे होगा। तो उसी से तुम्हें चलो निकालो क्या होगा, सोचो। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, उसके बाद तुमने ये उंगली की, क्या किया? वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल हो गया इक्विलिब्रियम के बाद। इक्विलिब्रियम के बाद तो कौन सी डायरेक्शन में है? अब इक्विलिब्रियम के बाद वॉल्यूम डबल हुआ, मतलब चेंज हो गया सब कुछ, मतलब अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, डिस्टर्ब हो गया, अब वापस इक्विलिब्रियम रीच करना है। तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे सो दैट इक्विलिब्रियम रीच होगा? कैसे? सोचो, ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल दिया? क्या लॉजिक लगाया तुमने? लॉजिक लगाया था, वो चला है। तो फिर से लगाओ। जल्दी आगे पढ़ना है हमें, इसके बाद तो टेम्परेचर है अभी। पहले इक्विलिब्रियम हम रीच हो गए। आइसोथर्मल है, मतलब इंटेंट कुछ नहीं होगा, मतलब कंटेनर बंद का बन दिया। अब मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ। अब उंगली लगाई तो हम प्रोडक्ट को निकालते हैं। नहीं, इससे ऐसा किसने बोला प्रोडक्ट को निकालते? वो तो कॉन्सेंट्रेशन वाला था, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। हमने देखो वहां से हमने तो प्रेशर हमने कम किया, वहां पे हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया, दैट इज दी उंगली करना। ओके, यहाँ पे क्या उंगली की? हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, वही उंगली की। तो मतलब हमने प्रेशर को नहीं, वो अब तुम सोचो और मुझे बताओ। वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर को तो क्या? प्रेशर को कम किया तो फॉरवर्ड नहीं होगा। लॉजिक बताओ। लॉजिक नहीं है, बोलना बोलना
ये अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन। अभी अभी बनाया मैंने, ना कहीं पढ़ा है ना कुछ हुआ है, अभी बनाया और तुम्हें पूछा, फिर पता चलेगा कि तुम्हें ये जो मैं समझा रहा हूँ वो समझे या नहीं समझे। समझे तो फिर पता हो, ये आना चाहिए। फॉरवर्ड ही होगा कैसे? ये रहा उसका थियर, ये रहा पूरा जो हमने अभी लिखा था वो। यही केमिकल रिएक्शन है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स भी ऐसे ही है। लॉजिक फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि जब प्रेशर डबल हुआ था तब हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हुआ था। नहीं, दैट इज नॉट लॉजिक है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसा सोचो। ये जो कंटेंट है वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये अभी आएगा भी यार। तुम्हें सिर्फ इतना ही गिवन है। ओके, तो और तुम्हें ऐसा बोला है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। अब बताओ क्यों? वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर कम किया तभी वॉल्यूम बढ़ता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े मतलब प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े मतलब प्रेशर। ना ना ना, सिर्फ फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड। लॉजिक प्रेशर को कम किया। खुद बनती फॉरवर्ड होगा। प्रेशर को कम किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होता है, तो फॉरवर्ड में होगा। गलत लग रहा है, चलो बताता हूँ। क्या सबसे पहले इक्विलिब्रियम रीच हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। हमने अभी देखा था P इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हमने V बढ़ाया, डबल किया मतलब बढ़ाया। V बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा? अरे क्या बढ़ाया? कम होगा। V डबल किया मतलब बढ़ाया, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर प्रेशर कम किया है तो N क्या होगा? कम होगा। मतलब हमारी उंगली करने से N क्या हो गया? कम हो गया। तो रिएक्शन क्या करेगा? लॉ-सेटेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली N बढ़ाने की ट्राई करेगा। तो N कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है? 2 to 4 में जाए तो N बढ़ रहा है, तो रिवर्स आएगी। वही तो लगाना है हर जगह। इसी को लॉजिक बोलते हैं कि भाई ये लॉजिक है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? चलो तो फिर यहाँ पे फिर से अभी आगे देखते हैं। सो सिंस प्रेशर हैज डबल्ड, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग द रिएक्शन कोशेंट। अच्छा, रिएक्शन कोशेंट का यूज करें तो भी ये हो सकता है। रिएक्शन कोशेंट तो पता ही है हमें। ओके, QC, let CO, H2 and CH4 and H2O be the molar concentration at equilibrium for methanation reaction। methanation reaction मतलब जो रिएक्शन में मीथेन बनता हो उसको methanation reaction बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें मीथेन बन रहा था ना, CO प्लस हाइड्रोजन गैस, तो मीथेन प्लस H2O बना ना हमारा। ओके, तो उसको methanation बोलते हैं। When volume of the reaction mixture is half। अब क्या किया? वॉल्यूम को हाफ किया। वॉल्यूम को हाफ किया मतलब प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा, डबल हो गया। प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम कब हो गए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो। पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डबल्ड, वी obtain the reaction quotient by replacing each equilibrium constant by double its value। ओके, मतलब कि ये हमारा रिएक्शन कोशेंट है। QC is less than KC हो जाएगा। क्यों? हमने QC फाइंड किया है। QC क्या है? बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ, हमने क्या किया? वॉल्यूम हाफ किया था। वॉल्यूम क्या किया? हाफ।
वॉल्यूम हाफ किया मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ गया मतलब क्या हुआ कि वी ऑब्टेन द रिएक्शन कोशेंट, ये रिएक्शन कोशेंट, तो प्रेशर बढ़ गया तो सबका प्रेशर ही बढ़ जाएगा। ओके, सो QC जो है विल बी लेस देन KC, क्योंकि ये जो QC हमें मिलेगा वो KC से तो लेस देन ही होगा। क्यों KC से लेस देन होगा? क्योंकि KC में क्या हो रहा है, जब QC इज इक्वल्स टू KC, वो कब होगा? एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर QC इज लेस देन KC, दैट मीन्स फॉरवर्ड में आगे बढ़ेगा। ओके, सो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन द रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन है कार्बन की, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड से ट्वाइस CO मोनोऑक्साइड, ट्वाइस CO डबल मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब ये रिएक्शन है, अब हमने प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज किया मतलब क्या? वॉल्यूम डिक्रीज किया। वॉल्यूम का साथ कोई लेना देना नहीं। प्रेशर इंक्रीज किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए तो मतलब हमारी उंगली करने से प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगी? जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो, क्योंकि अभी बढ़ गए ना, तो लॉस एटोलियल क्या करेगा? कम करने की ट्राई करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जहां कम हो रहे हैं वो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। वही रूल लगाना है। तो हमें तो गैसियस वाले ही मोल देखने हैं, सॉलिड के तो देखने ही नहीं। तो यहाँ पे सॉलिड एक है, इसको गिनो मत। ये गैसियस है, ये एक है, तो एक, और इस साइड कितने हो गए? 2। तो कौन सी डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स? अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करना है। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कब होते हैं? रिवर्स डायरेक्शन में। 2 to 1 जाए तो नंबर ऑफ मोल्स 2 से 1 हो गए, मतलब डिक्रीज हो गए। तो रिवर्स goes on the reverse direction because the number of moles of gas increases in the forward direction. So principle, Law's Taylor principle में effect और effect of pressure और से effect of pressure देखने के लिए हमें सिंपल क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant and product लिख लो। तो ऐसे लिख लिया, अगर एक से ज्यादा हो तो प्लस भी कर दो सकते हो। वो लिख लिए, दैट्स इट। अब उंगली क्या की तुमने? वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, जो भी किया हो। लास्ट में आ जाओ कि प्रेशर का क्या हुआ है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। डायरेक्टली बोल दिया कि प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो प्रेशर का होगा, बढ़ाया या कम हुआ, जो भी हो, वो ही किसका होगा? नंबर ऑफ मोल्स का होगा। अगर प्रेशर बढ़ा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़े हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने की डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स कम कब होंगे? रिवर्स में, दैट्स इट। अगर प्रेशर डिक्रीज किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हुए। नंबर ऑफ मोल्स कम हुए मतलब लॉ एटोलियल के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे कब? जब 1 to 2 जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, सो इस बेस पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। तो ये भी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, जेईई में पूछा जाता है कि इफ इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। क्यों? इनर्ट गैस है, ऐसा समझो। अभी हमने क्या बोला? हमने बोला कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये था सॉलिड में, ये था गैसियस में, CO2 था। ओके, एंड बनता था कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं इनर्ट गैस डाल रहा हूं, हीलियम डाल रहा हूं। ओके, हीलियम, तो क्या कोई चेंज होगा? मतलब हीलियम डाला तो क्या मैंने इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ऐसा समझो। यहाँ इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो हीलियम डालने से कंटेनर जो है उसमें हीलियम डालने से इक्विलिब्रियम ही है या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है? डिस्टर्ब किस चीज का? डाला है तो हीलियम डाला तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा ना। वो बात सही है, लेकिन गलती कहाँ है? इनर्ट गैस बोला है। इनर्ट गैस तो रिएक्ट करता ही नहीं किसी के साथ, वो तो आराम से बैठे रहते हैं अपनी जगह पर। ओके, तो हीलियम डाला, नियॉन डाला, आर्गोन डाला, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये कुछ भी डाला तुमने। ओके,
तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई दे आर द लीस्ट क्या रिएक्टिव ही नहीं करते। हम पढ़े थे 10th में, ओके। तो रिएक्ट कौन, क्यों? क्योंकि उनकी तो भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम तो वो तो सेटिस्फाइड है भाई, फुल्ली फिल्ड है। 2 की जगह 2 है, 10 की जगह 10 है, 18 की जगह 18 है। उनको तो ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे या ना देंगे, तो फिर किसी के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे? किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए कुछ देना और लेना पड़ेगा। कोई लेने कोई आएगा और ऐसे कि भाई ना मुझे कुछ लेना है ना मुझे कुछ देना है, जाओ ये तुम तो सन्यासी हो, ओके जाओ, तुम कुछ लेना नहीं देना नहीं, तो फिर क्या मतलब, तुम यहाँ हो या ना हो, फिर फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग, ओके। तो इनर्ट गैस, लेकिन कब चेंज होगा? अगर तुम्हारी रिएक्शन में इनर्ट गैस है तो होगा। मतलब कि यहां पे ऐसा समझो कि ऑलरेडी कार्बन की रिएक्शन तुम हीलियम के साथ करवा रहे हो। कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें तुम कार्बन प्लस हीलियम ऐसे कर रहे हो, और अब जाके तुमने हीलियम डाला तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन और हीलियम रिएक्ट कर ही रहे थे और कुछ बना रहे थे। तो जैसे ही तुमने हीलियम डाला वो रिएक्ट करेगा। तब तुम लगाओ प्रिंसिपल, लॉ-सेटल प्रिंसिपल। लेकिन अगर ये लोग कोई है ही नहीं ऑलरेडी रिएक्शन में और तुमने लगाया, कोई चेंज होने वाला नहीं। तो वही है, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड इनर्ट गैस सच एज एन आर्गन इज एडेड व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। कोई देखो ये ऐसे बोलेंगे, वैसे ही तुम्हें बोल दिया, अभी एग्जांपल दिया मैंने कि भाई Fe+2 HCN FeSCN ये वाला कंपाउंड बनेगा, ऑक्सोलिक एसिड डालोगे तो कलर मतलब चेंज हो जाएगा, HgCl2 डालोगे कलर चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। अब वही चीज कुछ डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डाला है वो रिएक्ट ही नहीं करता है किसी के साथ। अंडरस्टूड? तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम समझोगे कि कुछ डालने से चेंज ही हो जाएगा ना, बट इनर्ट गैस डाला और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है तो फिर वो चेंज करेगा नहीं, वो ऐसे ही अपनी जगह लेके बैठे रहेगा। डन? So the equilibrium remains undisturbed. It is because the addition of inert gas at constant volume does not change the partial pressure or say molar concentration of the substance involved in the reaction. The reaction quotient changes only, कब change होंगे? Only if the added gas is a reactant or a product involved in the reaction. कब change होंगे? जब तुम्हारा जो है वो react कर सकता है किसी के साथ। मतलब जैसे मैंने ये तुम्हें एग्जांपल दिया कि जो कार्बन है उसकी रिएक्शन तुम He के साथ करवा रहे हो और तुम्हें कुछ मिल रहा है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट कौन है? He। और अगर तुम अब He ऐड करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। लेकिन ये रिएक्शन है और उसमें अब तुम He ऐड करोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? He तो भाई इनर्ट गैस है, वो रिएक्टेंट है ही नहीं। अंडरस्टूड? सो है एकदम इजी कंसेप्ट, याद आना चाहिए हमें। फिर वो एक थप्पा नहीं, कुछ भी ऐड करेंगे कुछ भी निकालेंगे इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब ना, ऐसा नहीं। इनर्ट गैस करेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और इनर्ट गैस करेंगे तब भी डिस्टर्ब होगा। कब? जब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इनर्ट गैस होगा तब। एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनर्ट गैस होगा तब तुम कुछ डाल रहे हो या निकाल रहे हो तो फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस, गुड, ओके। सो इतना रखते हैं, ओके। टेम्परेचर चेंज वी विल सी टुमारो। टेम्परेचर चेंज बाकी है। अरे यार कैटालिस्ट भी करना था। समझ में आया सब? ओके, चलो तो